हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो केपलर्स लॉ पढ़ना है हमें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है केपलर्स लॉ, और इन्होंने 3 लॉ दिए। केपलर्स लॉ से सही तरीके से समझ में आता है कि आखिर वेदर कैसे चेंज होता है हम लोग का, वरना इसके बिना पर समझ में नहीं आता। वरना होता क्या कि पूरे साल गर्मी पड़ती है हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन होता क्या है कि पूरे साल का एक फेज़ विंटर का होता है और एक फेज़ क्या होता है, समर का हो जाता है ना। तो ये केपलर्स लॉ से ही समझ में आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है इसमें, फर्स्ट लॉ इन्होंने दिया, वो कहा कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। आमतौर पर ये माना जाता था कि सन सेंटर में है और चारों तरफ प्लैनेट इसमें रोटेट कर रहे हैं। अब ये रोटेशन की बात तो समझ में आ गई थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये जो ऑर्बिट है, ये जो पाथ है, ये आमतौर पर सर्कुलर माना जा रहा था कि सर्किल में है। और अगर सर्किल में है तो जाहिर सी बात है प्लैनेट का डिस्टेंस यानी रेडियस इस ऑर्बिट का हमेशा इक्वल बना रहता। तो जब इक्वल बना रहता है तो इसका मतलब जो अर्थ का जो फेस सन के सामने रहेगा वो क्या करेगा, वो हमेशा क्या होगा, गर्म होगा, है ना, और हमेशा समर वहाँ बना रहेगा। अब लेकिन ऐसा होता तो है नहीं, हमारे यहाँ कभी समर होता है कभी विंटर भी होता है, पूरे साल में देखा जाए। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो अर्थ, जो प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर ना होकर के बल्कि एलिप्टिकल होता है। कैसा होता है, एलिप्टिकल। हाँ, अब एलिप्टिकल में ये पाथ जो होगा ये एलिप्टिकल होगा। अब जो सर्कुलर पाथ होता है उसका सेंटर एक होता है बीच में, लेकिन इसमें क्या होता है, सेंटर की जगह 2 फोकस होते हैं। एक फोकस ये होता है, दूसरा फोकस ये कहा जाता है। कह रहा है दोनों में से किसी एक पर है सन, तो वो यहाँ पर है। अब मान लीजिए प्लैनेट यहाँ पर है और सन यहाँ पर, तो प्लैनेट रोटेट करते करते ट्रैवल करते करते जैसे जैसे इधर आ रहा है, इसका मतलब ये इससे नज़दीक जा रहा है, और सबसे जो करीब का जो डिस्टेंस होगा वो पॉइंट पी पर होगा। जब प्लैनेट पॉइंट पी पर पहुँचेगा तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन द प्लैनेट एंड सन। अब प्लैनेट जब आगे बढ़ेगा तो इसकी इस सन से डिस्टेंस इंक्रीज हो रही, और बढ़ते 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 मैक्सिमम कहाँ होगा, जब वो पॉइंट ए पर जाएगा। तो दिस इज द क्या है भाई, सबसे ज़्यादा दूर फास्टेस्ट डिस्टेंस है ना, लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड सन, एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये जो पॉइंट पी है जिस पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं हम प्रीहेलियन। एंड जो पॉइंट ए जहाँ पर कि प्लैनेट और सन के बीच में सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस होता है, तो इसे कहते हैं हम एपिलियन, है ना। अब इन्होंने एक बात तो पहले लॉ में ये दे दिया कि भाई देखिए ऑर्बिट वो है वो इस तरीके से है और इसी में ये मोशन करता है। दूसरा इन्होंने ये कहा कि इन्होंने दूसरी बात ये कही कि ऐसा नहीं है कि जो प्लैनेट हैं वो हमेशा उनका लीनियर मोशन सेम होता है, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि एरिया वेलोसिटी सेम होती है, लीनियर वेलोसिटी नहीं बल्कि एरिया वेलोसिटी। भाई लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह मान लीजिए हम गए, अगर एक आदमी सेम डिस्टेंस सेम टाइम में ट्रेवल कर रहा है तो लीनियर वेलोसिटी सेम है। इन्होंने कहा कि नहीं, सेम टाइम में सेम एरिया ट्रेवल करना है, सेम डिस्टेंस नहीं बल्कि सेम एरिया ट्रेवल करना है। कैसे, वो समझिएगा। सेम एरिया का मतलब ये है कि मान लीजिए वही प्लैनेट जब ए से बी तक गया तो उसने इस पॉइंट से, सन के पॉइंट से कितना एरिया कवर किया, ये एरिया कवर किया, ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ जाने में, यानी एक तरीके से स्वीप किया, इसको कहते हैं स्वीप करना। और फिर वो अगर सी से डी गया तो उसने ये एरिया ट्रेवल किया। उनका कहना ये है कि ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया वो ट्रेवल करेंगे। अब एक बात समझो, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा और ये डिस्टेंस बहुत कम। अब अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये डिस्टेंस कम है और साथ ही साथ दोनों के एरिया बराबर है, तो ये वाला डिस्टेंस तो छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तभी तो एरिया इक्वल हो रहा। बात समझिएगा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों का एरिया इक्वल है। ये एरिया सी डी एस सी ये एरिया, एंड दूसरा एरिया कौन सा है, ए बी एस ए, ये दोनों एरिया क्या है, इक्वल है। अब अगर ये इक्वल है तो साइड की बात करते हैं। ये साइड बहुत ज़्यादा बड़ी है इससे,
ये साइड इस साइड से बड़ी है, इसका मतलब दूसरी साइड इसकी छोटी होगी ना, तभी तो एरिया इक्वल हो रहा। तो ये जो साइड है ए बी इज लेस देन सी डी। अब समझो, जब ये इक्वल टाइम में ये ट्रेवल किया है, तो जब इसे छोटी डिस्टेंस ट्रेवल करना है और यहाँ लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करना, तो इसका मतलब स्पीड तो ज़्यादा होगी ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्लैनेट सन के पास होगा तो उसकी लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जब प्लैनेट सन से दूर होगा तो उसकी लीनियर वेलोसिटी कम होगी। कौन सी वेलोसिटी सेम होती है हमेशा? एरियल वेलोसिटी, एरिया वेलोसिटी। एरिया वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी और लीनियर वेलोसिटी उसका वेरी करता है। जैसे जैसे सन के पास जाएगा वो तेज़ चलेगा। ऐसे समझो कि आप सन के पास गए, आपको गर्मी लग रही है, आप भाग रहे हो जल्दी से, ठीक है, ऐसे समझो। और आप सन से दूर हो तो ठीक है भाई, आराम आराम से चल दो। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये एक बात हो गई कि दूसरा लॉ इन्होंने दिया कि भाई जो एरिया इनका कवर करना है, एरिया वेलोसिटी, वो हमेशा सेम होता है। तीसरा इन्होंने कहा कि जो टाइम पीरियड है वो क्या करता है, और इनके जो रेडियस है, जो ऑर्बिट एलिप्टिकल का जो रेडियस है, इसमें एक रिलेशन दिया उन्होंने। रिलेशन दिया कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, अब इससे एक बात समझ में आई कि जिसका रेडियस, पाथ का रेडियस जिसका ज़्यादा होगा उसका टाइम पीरियड उतना ही ज़्यादा। टाइम पीरियड का मतलब 1 रिवोल्यूशन करने में लगा टाइम। अर्थ के लिए कितना होता है? 365, 365 दिन एग्जैक्ट, 365.25, 365.25 डेज होते हैं एक रिवोल्यूशन करने में, यानी एक साल। तो कहा गया कि अर्थ का अगर देखा जाए टाइम पीरियड कितना है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, वो टी है 365। ऐसे ही हर प्लेनेट का उसके रेडियस पर डिपेंड करता है, उसके पाथ के रेडियस पर। जिसका पाथ का रेडियस जितना ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा उसको क्या करना पड़ेगा, टाइम लगेगा पूरा का पूरा एक चक्कर लगाने में। अब एक बात समझो, जो सबसे दूर का हमारा प्लेनेट है सन का, उसे लगते हैं करीब 340 ईयर्स के आसपास। 340 ईयर्स का मतलब एक साल में 365 दिन, चक्कर में एक रिवोल्यूशन में अर्थ 365 दिन में एक रिवोल्यूशन लगा रहा है। वो कितना लगा रहा है? 365 इंटू 347 के आसपास। लेकिन उसका रेडियस ज़्यादा है तो उसको कम टाइम लगना चाहिए। नहीं, कम टाइम नहीं लगेगा ना, क्योंकि वो दूर से ट्रेवल करता है। ये लॉ इन्होंने दिया, ये लॉ दिया। ये लॉ तो एक सर्टेन अपने प्लेनेट के लिए है। एक अपना प्लेनेट, सो कोई एक प्लेनेट है, उसकी जो ट्रैवल जो वेलोसिटी है वो अपने ऑर्बिट में चेंज हो रही है। जब सन के नज़दीक जा रहा है तो स्पीड बढ़ जा रही है, सन से दूर जा रहा है तो क्या हो रहा है, स्पीड धीमी हो जा रही है। लेकिन इसके बाद भी तो प्लेनेट है, तो ये और लंबा टाइम लगाएगा ट्रैवल करने में। जो और दूर है वो और ज़्यादा टाइम लगाया ट्रैवल करने में। ऐसे ही जो अर्थ से नज़दीक हैं वो क्या करेंगे, वो और कम टाइम लगाएंगे, क्योंकि उनका जो ऑर्बिट का रेडियस है वो कम है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि जो सबसे कम नज़दीक का जो प्लेनेट है उसका आई थिंक 88 डेज के आसपास आता है, और जो सबसे दूर का है वो 347 ईयर्स के आसपास आता है। तो आई थिंक तीनों समझ में आ गया होगा आपको, है ना। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, इस पर ये जो दो प्लेनेट का कंपैरिजन है, इस कंपैरिजन पे ही जनरली न्यूमेरिकल आते हैं। तो हम अभी इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। तो एक न्यूमेरिकल है सामने, देखते हैं। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ नेपट्यून। तो एक प्लेनेट नेपट्यून लिया इसने, उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कैलकुलेट करना है अराउंड द सन, गिवन दैट डायमीटर ऑफ इट्स ऑर्बिट इज 30 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन, बोथ ऑर्बिट एज्यूम टू बी सर्कुलर। देखिए यहाँ पर इसने दो प्लेनेट को कंपेयर करके बताया है। पहली बात तो आपको जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करना है नेपट्यून के लिए, तो मैंने उसको TN ले लिया, क्लियर। और उसने कहा है गिवन डैट द डायमीटर ऑफ इट्स ऑर्बिट इज 30 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। देखो, अगर मैं डायमीटर ऑफ न्यूटन लिखूं तो क्या होगा, 30 डायमीटर ऑफ अर्थ होगा DE। क्या मैं डायमीटर ऑफ, यहाँ पर S को ऐसे लिख सकता हूँ, DN अपॉन DE इज इक्वल टू 30। क्या मैं दोनों की जगह रेडियस लिख दूं, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2RN अपॉन 2
आर ई इज इक्वल टू 30। यहाँ से एक रिलेशन आ गया आर एन अपॉन आर ई इज इक्वल टू 30। एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया। ठीक है, क्या हमें पता करना है? टाइम पीरियड ऑफ नेपट्यून। अब एक बात देखिए, आगे बढ़ते हैं। अभी दो प्लेनेट का मैंने कंपेयर करके लिखा था, तो ऐसे ही मैं प्लेनेट को कंपेयर करके लिखता हूँ टी नेपट्यून अपॉन टी अर्थ स्क्वायर कर दूँ इज इक्वल टू आर नेपट्यून अपॉन आर अर्थ क्यूब कर दूँ। सही है ना? सेम रिलेशन। वहाँ T1 अपॉन T2 था, 1 किसी दूसरे प्लेनेट का, 2 किसी दूसरे प्लेनेट का था, ये अलग अलग कर लिया हमने। अब यहाँ पर देखो, अब देखो एक बात समझो, ये जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्या होता है? 365 डेज। अगर ईयर्स में कहें तो 1 ईयर। तो इसका मतलब क्या होगा? Tn अपॉन 1 स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा? आर एन अपॉन आर ई 30 का क्यूब। क्या ये आ जाएगा? T9 अंडर रूट, और 30 का क्यूब का मतलब हाँ 27,000। देखिए Tn यहाँ से आ जाएगा आंसर, यहाँ से 164.3 ईयर्स। अच्छा एक चीज़ और, मान लीजिए यहाँ पर कोई TE 365 न रख करके, सॉरी 1 न रखे 365 रख देता तो भी उसका आंसर सही आता, लेकिन ये डेज में आता है आंसर, एग्जैक्ट आंसर होता वो भी। तो मेरा भी हो गया था, बट मेरा वो रूट का हो गया। अच्छा 27 का कहा गया। आइए सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कह रहा है इन केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स, ये इक्वेशन गिवन है टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर पावर क्यूब, फॉर्मूला ही दे रखा है उसने। द कांस्टेंट के की वैल्यू है 10 पावर -13 सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब। एक्सप्रेस द कांस्टेंट के इन डेज एंड किलोमीटर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीधे सीधे यूनिट बदलने के लिए कह रहा। दूसरा कह रहा है द मून इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.84 × 10⁵ किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, यानी उसने आर दे दिया है आपको। ऑब्टेन इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट पहले कर लेते हैं, उसके पश्चात सेकेंड पार्ट आप लोग ट्राई कीजिएगा, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में देखा जाए तो देखिए के की वैल्यू क्या गिवन है? के है 10⁻⁻13। देखिए यूनिट क्या है? सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब। आपको सेकेंड को बदलना है डेज में, देखिए डेज है, और मीटर को बदलना है किलोमीटर में। तो पहले सेकेंड और डेज में रिलेशन तो लेके आओ। तो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो एक दिन में इतने सेकंड हुए। क्लियर? अब बताओ एक सेकंड में मैं कहूँ तो क्या होगा? ये सब नीचे आ जाएगा ना, ये हो जाएगा 1/24 इंटू 60 इंटू 60। ये क्या होगा? ये डे हो गया। क्लियर? चलो मैं साथ में वैल्यू रखते हुए चलता हूँ ना। देखो क्या था? के है 10⁻⁻13। अब मैंने सेकंड को तो बदल लिया ना, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा इससे। क्या होगा? 1/24 इंटू 60 इंटू 60। लेकिन क्या यहाँ सेकंड स्क्वायर है? तो मुझे करना चाहिए यहाँ पर सेकंड का स्क्वायर। अब आ जाते हैं मीटर को किलोमीटर में चेंज करने पर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। क्या 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर होगा? किसी को कन्फ्यूज़न हो तो उसको यहीं रखा करें, 1 यहाँ रखें, इसको नीचे ले आ जाओ, सेम आएगा। अब इसको रखते हैं मीटर की जगह क्या रखना है? किलोमीटर में। मीटर की जगह रखना है मुझे किलोमीटर में। तो देखो 1 तो पहले था ही, मीटर क्यूब तो नीचे है ना, तो मीटर क्यूब नीचे है तो नीचे रखो 1/1000, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर मीटर क्यूब है, इसका मतलब आपको रखना चाहिए पूरे के क्यूब पर रख दो, बात तो वही आएगी ना, 1 ही है, ये आ गया। अब हमें सॉल्व करना बस। 10⁻⁻13 इंटू ये 1000 क्या हो चलेगा? ऊपर चला जाएगा ना, तो 1000 क्या क्यूब अपॉन
24 इंटू 60 का स्क्वायर। अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन है, सॉल्व करेंगे ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? देखो गलती कहाँ होती है, इसमें ज़्यादा गलती नहीं हो पाती, इसमें आप लोग कर लेंगे। गलती होती है यहाँ स्क्वायर लगाने में, यहाँ क्यूब लगाने में, क्योंकि यूनिट में सेकंड स्क्वायर और मीटर क्यूब था, तो ये गलती हो जाती है ना, इस पर ध्यान देने वाली बात है। चलो सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि द मून इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, ठीक है, फ्रॉम अर्थ, ऑब्टेन इट्स टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो देखो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला गिवन है, T² = KR³। के देखिए हमारे पास की क्या गिवन है, 10⁻13। अब वो जो के गिवन है ना, वो सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब में है, और आपको जो डिस्टेंस गिवन है आर की वैल्यू वो दिया हुआ किलोमीटर में। तो कभी डायरेक्ट मत रख देना, इसको यूनिट को यूनिफॉर्म करना ज़रूरी है। देखो भाई यहाँ यूनिट है मीटर क्यूब और तुम है यहाँ किलोमीटर, तो मीटर में रखो। इसका मतलब मैं जब यहाँ करूँगा इसको इंटू, ये होगा 3.84 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻³ मीटर में मैंने कन्वर्ट कर लिया, और साथ ही साथ ये आर का क्यूब है तो यहाँ हो जाएगा क्यूब। अब सॉल्व करेंगे, अच्छा ये T² हटाएंगे तो ये आगे अंडर रूट में चला जाएगा, पूरी वैल्यू अंडर रूट में चली जाएगी। सॉल्व करेंगे आंसर ये आ जाएगा 27.3 डेज। अच्छा डेज में नहीं आएगा, एक बात और, ये आंसर आएगा सेकंड में, क्योंकि सब सेकंड, हाँ के का जो वैल्यू गिवन है सेकंड में। इसका एक और तरीका था, तो उसको किलोमीटर और हाँ जो हमने के चेंज किया था ना, हाँ हम ये कर सकते थे, हाँ ये वाली वैल्यू हम अगर हम यहाँ के में यूज़ करते हैं ना, तो सीधे ये वैल्यू डायरेक्ट रख करके आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको किलोमीटर और डेज में चेंज कर चुके हैं, तो आंसर वहाँ पर एग्जैक्ट मिल जाएगा हमें। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए नोट कर लीजिए इसको।